अब आप ही सोचिए, दो ठो पहलवान लड़ा दिया जाए, एक ठो एकदम हट्टा कट्टा मुस्टंडा रहे, एक ठो एकदम छोटा सा पतलू रहे, तो दोनों में कौन जीतेगा? मोटा वाला। ठीक, तो यहाँ बाइल इधर से आता है, उधर से HCl वाला भोजन, दोनों मिलते हैं तो आगे वो क्षारी बन जाता है। एंटीरोगैस्ट्रॉन, एंटीरोगैस्ट्रॉन ये जाएगा आमाशय के पास। आमाशय को कहेगा देखो, आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो ये जाएगा जठर ग्रंथियों को कहेगा देखो तुम लोग जठर रस का स्राव बहुत ज़्यादा कर दे रही हो, है ना, ज़्यादा कर दे रही हो, सभी जगह अम्लयाहीन हो जा रहा है, तो ये जठर ग्रंथि के श्रावण को कम कर देगा, तो जठर रस का श्रावण कम होगा। पहले के जो मानव थे वो घास खाते थे, घासों में पाया जाता था सेलुलोज, तो ये सेलुलोज का पाचन करता था। अब वाले मानव घास खाते नहीं हैं, वो तो चिप्स खाएंगे, चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, तो इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, तो ये धीरे धीरे अब अवशेषी अंग के रूप में हो गया है। जहर खा लेते हैं तो उसका इलाज कैसे होता है वो देखिए। जहर के अणु जाएंगे और यहीं ऐसे 2-3 घंटे तक, 2-3 घंटे नहीं, वो लगभग 1 घंटे आधे घंटे तक ऐसे रुके रहेंगे। अब जब डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर करेगा क्या, एक ठो पाइप लेगा पतली सी, ऐसे मुँह में पाइप को ऐसे अंदर प्रवेश करा देगा और मुँह में पानी लेगा, इसी पाइप में ऐसे भरेगा। अब जब पानी एक बैग यहाँ जाएगा तो वहाँ से फिर पाइप तुरंत निकालेगा और आप उल्टी करेंगे तो जो जहर के अणु हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक, मान लीजिए कोई लड़की है, किसी लड़के के लिए जहर खा ली, नहीं हमको वो चाहिए, खिलौना थोड़ी है चाहिए, उसके लिए जहर खा ली, तो जहर के अणु जाएंगे, रूजी कुछ देर तक रोका रहेगा, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर वो कभी जहर नहीं खाएगा। एक बार जो जहर खा लिया फिर कभी जहर नहीं खाएगा, अगर उसका इलाज हुआ और वो बच गया। ठीक, इतनी लंबी सी पाइप उसको प्रवेश कराएंगे और सुनने को सुई नहीं लगाएंगे, तो कुछ बोलोगे पीटेंगे भी। ठीक, देखिए कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करे तो उसके लिए कुछ कर जाएगी कि नहीं हमको वही चाहिए, उसके लिए नहरा में कूद जाएगी, छत पर से कूद जाएगी। कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करेगा तो उसकी हर बात मानेगा, जो वो कहेगी हाँ हाँ। अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसके नाक की नकटी भी उसको नथुनी लगती है, जैसे नकुरी चुएगी तो कहेगा अरे हीरा है क्या जी, बड़ा चमक रहा है। हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, मित्रों, साथियों और सहेलियों। तो आज हम लोग पाचन तंत्र के अगले वीडियो पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में अग्न्याशय तक बात हो चुकी थी, अब इसमें आगे से बात करेंगे, तो उसके पहले पिछला एक बार देख लेते हैं। चलिए फटाफट आप लोग नाम बताइएगा। मुख गुहा, यहाँ से दो नलिका, आगे वाली का नाम श्वास नली, पीछे वाली ग्रास नली, आमाशय, अग्न्याशय, लीवर, ये पित्ताशय, फिर यहाँ एक ऐसी संरचना रहती है, इसका नाम बड़ी आंत, यहाँ अंदर ऐसे ये छोटी आंत, यहाँ अपेंडिक्स। ठीक, तो आज का पहला टॉपिक है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, इसको क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए इसकी लंबाई होती है 6.5 मीटर, 6.5 मीटर, कहीं कहीं 6 मीटर भी दिया रहता है, और इसकी चौड़ाई होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये लंबी कुंडलित नलिका होती है, कुंडलित नलिका होती है। छोटी आंत 3 भागों में बटा रहता है, पहला है डुओडेनम,
दूसरा जेजुनम, अंतिम है इलियम। इसको हिंदी में ग्रहणी कहते हैं या पकवासय। इसकी लंबाई होती है 0.5 मीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 2.25 मीटर। इसकी लंबाई 3.50 मीटर। ठीक। इसको हिंदी में मध्यांत्र और इसको शेषांत्र, ये हिंदी है, और इसको ग्रहणी या पकवासय, ये इन सब का नाम है। अब इन सब की वास्तविक संरचना देख लेते हैं, ये होते कैसे हैं। देखिए, ये जो डेडुनम है ये सी आकार का होता है, सी आकार, और ये आमाशय से जुड़ा रहता है। चलिए इसकी संरचना बनाकर दिखाएं बढ़िया से। देखिए, ऐसे ये रहता है आमाशय। आमाशय से यहाँ ऐसे सी आकार की संरचना निकली रहती है, और फिर इधर से ऐसे बहुत सी रहती हैं। तो ये जो इतनी आपस में लिपटी सिपटी संरचनाएं हैं, यही क्या हैं, छोटी आंत। तो इसका जो इतना ये भाग है, इसको कहते हैं डेडुनम। ठीक। डेडुनम की विशेषता क्या है, देखिए, यहाँ से एक नलिका आई रहती है अग्न्याशय की, और वहीं एक ठो नलिका, अग्न्याशय की नलिका में एक ठो नलिका आई रहती है। देखिए, ये है लीवर वाली नलिका। ठीक। तो यहाँ ये पित्ताशय, ये लीवर, ये जो आमाशय से जुड़ा हुआ भाग है, इसी को कहते हैं डेडुनम, ग्रहणी या पकवासय। और ये जो इसका मध्य वाला भाग है, इसको कहते हैं जेजुनम। और ये जो अंतिम भाग है इसका, ये ऐसे जुड़ा रहता है बड़ी आंत से, और यहीं पर एक ठो ऐसे पाया जाता है। इतने भाग को, इसी को कहते हैं इलियम। तो छोटी आंत के कितने भाग, 3। कौन कौन से, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, यही 3 ठो छोटी आंत के भाग होंगे। अब देखिए, छोटी आंत में पाई जाती है आंत्री ग्रंथि। छोटी आंत में ही क्या पाई जाती है, आंत्रीय ग्रंथि। ये आंत्री ग्रंथि आंत्री रस बनाती है। क्या, पहले तो जान लीजिए, ये 2 चीज़ों का स्रावण करेगा, एक हार्मोन का और दूसरा एंजाइम का। ठीक। अब हार्मोन में कौन कौन से एंजाइम, वो देख लीजिए। हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन, तो ये पहला तो सिक्रेटीन स्रावित करेगा। ये जो सिक्रेटीन है, ये जाएगा अग्न्याशय के पास, और अग्न्याशय को कहेगा तुम अग्न्याशयी रस छोड़ो। तो ये अग्न्याशयी रस अग्न्याशय को उत्तेजित करेगा कि अग्न्याशयी रस छोड़ दो, उधर से भोजन आ रहा है। अब दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनेन। कोलेसिस्टोकाइनिन, ये जाता था अग्न्याशय के पास, ये जाएगा पित्ताशय के पास, और जाएगा पित्ताशय से कहेगा क्या कर रहे हो जी, वो कहेगा आराम कर रहे हैं, कहेगा एक काम करो, थोड़ा काम वाम कर लो, ये जो पित्त रस है उसको छोड़ दो। कहेगा काहे, कहे अरे उधर से भोजन आ रहा है, आमाशय में से भोजन आ रहा है, तो वहाँ से भोजन में अम्ल मिला है HCl, तो तुम पित्त रस मिला दो, क्षार। उधर से अम्लीय भोजन आ रहा है, इधर से क्षारी। ये जो छोटी आंत है, ये कहता है कि हमको अम्लीय भोजन चाहिए ही नहीं, हम केवल क्षारी भोजन लेंगे। तो उधर से आएगा अम्ल, इधर से क्षार, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, क्षार हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे अम्ल क्षार मिलकर तो उदासीन होते हैं। देखिए, यहाँ का जो क्षार है वो प्रबल क्षार है, और वहाँ का जो अम्ल है इसकी तुलना में वो दुर्बल है।
वो भी प्रबल अम्ल ही है, लेकिन पित्त रस बाइल की तुलना में वो दुर्बल है। अब आप ही सोचिए, दो ठो पहलवान लड़ा दिया जाए, एक ठो एकदम हट्टा कट्टा मुस्टंडा रहे, एक ठो एकदम छोटा सा पतलू रहे, तो दोनों में कौन जीतेगा? मोटा वाला। ठीक, तो यहाँ बाइल इधर से आता है, उधर से HCl वाला भोजन, दोनों मिलते हैं तो आगे वो क्षारी बन जाता है। तो पित्ताशय पित्तरस का स्रावण कर देगा, किसके कहने पे? कोलेसिस्टोकाइनिन। इसी से एक ठो अगला हार्मोन होता है एंटीरोकाइनेज। ये जो एंटीरोकाइनेज है ये जाएगा आंतरी ग्रंथि के पास और कहेगा तुम भी अपना आंतरी रस छोड़ो। तो ये किसके पास जाएगा? आंतरी ग्रंथि के पास। एक और होता है एंटीरोगैस्ट्रॉन। एंटीरोगैस्ट्रॉन ये जाएगा आमाशय के पास। आमाशय को कहेगा देखो, आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो ये जाएगा जठर ग्रंथियों को कहेगा देखो तुम लोग जठर रस का स्राव बहुत ज़्यादा कर दे रही हो, इतना ज़्यादा कर दे रही हो, सभी जगह अम्लयाहीन हो जा रहा है। तो ये जठर ग्रंथि के श्रावण को कम कर देगा, तो जठर रस का श्रावण कम होगा। तो ये तो हार्मोन थे। एंजाइम भी हैं। एंजाइम में अगर देखें तो यहाँ 3-4 ठो एंजाइम पाए जाते हैं। एक है इरेप्सिन, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है सुक्रेज और अगला है लैक्टेज और अगला है न्यूक्लियोटाइडेज और अगला है न्यूक्लियोसाइडेज। तो इसी तरह बहुत से एंजाइम रहते हैं। अब ये भोजन को और अच्छे से पचा देंगे। तो इधर जो इधर हैं सभी एंजाइम, इधर हैं हार्मोन, और ये स्रावित किससे होंगे? आंतरी ग्रंथि से। आंतरी ग्रंथि पाई कहाँ जाएगी? छोटी आंत्र में। ठीक, तो चलिए देखिए, इससे जो इरेप्सिन है वो इरेप्सिन क्या करेगा उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लें। प्रोटीन टूटा था प्रोटियोज और पेप्टोन में, तो ये जो प्रोटियोस प्लस पेप्टोन है, पेप्टोन्स, ये इरेप्सिन की उपस्थिति में एक मिनट, ये टूट गया था पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड, और ये हुआ किसकी उपस्थिति में था? ट्रिप्सिन की। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये टूट जाता है अमीनो अम्ल में, और ये किसकी उपस्थिति में होता है? इरेप्सिन। और ये क्रिया होगी कहाँ? छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत। अब देखिए, जो छोटी आंत है उसमें 3 भाग पाए जाएंगे, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। पाचन की क्रिया यहाँ संपन्न हो जाती है, इसके बाद पाचन नहीं होता है। पाचन की क्रिया पूरी तरह से पाचन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है? जेजुनम में। छोटी आंत को अगर काट कर देखा जाए तो उसमें ऐसे ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, तो इसको कहते हैं बिलाई। क्या कहेंगे? बिलाई। हिंदी में कहते हैं रसांकुर। छोटी आंत में कुछ उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं? रसांकुर। ये जो रसांकुर हैं ये अवशोषण का काम करेंगे। जो भोजन पचेगा उससे पोषक पदार्थ जो मिलते हैं उसको ये अवशोषित कर लेंगे। कहेंगे आ जाओ, तो सबको अवशोषित करके रुधिर वाहिनियों में रुधिर रहता है, रुधिर में मिला देंगे। अब वहाँ रुधिर में मिलने के बाद वो जिस कोशिका में जाना रहता है वहाँ चला जाता है। हेलो, हाँ चलिए सुनाई दे रहा है। देखिए, रसांकुर पोषक पदार्थों को अवशोषित करेंगे और भेज देंगे जहाँ कोशिकाओं में आवश्यकता होगी। अब इसमें देखिए, अगर और देखा जाए तो ऐसे छोटे छोटे और उंगली नुमा संरचना निकली रहती है, इसको कहते हैं माइक्रोबिलाई। ये क्या है? माइक्रोबिलाई। तो ये दोनों क्या करते हैं? अवशोषण का काम करेंगे।
ठीक। अब यहाँ इलियम में क्या होगा, अवशोषण। जेजुनम में पूरी तरह से पाचन होगा। और डेडुनम में पाई जाती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या पाई जाती हैं, ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि यानी इसी को ये आंतरी ग्रंथि कहते हैं। तो ये जो ब्रूनर ग्रंथियां हैं यही कोशिकाओं, ऐसे कोशिकाओं के रूप में पाई जाती हैं। ठीक। तो ये जो ग्रंथियां हैं अपना रस स्रावित करेंगी इधर, और इसी बीच बीच में यहीं ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर ऐसे एक ठो पाउच पाया जाता है, और उस पाउच को क्या कहते हैं याद नहीं आ रहा है। ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लीबर हुक, ये जो खाली जगह है। और ये ग्रंथियां जब अपना रस, आंतरिक रस स्रावित करने वाली रहेंगी तो इसी खाली जगह में स्रावित कर देंगी। इधर से जो भी भोजन का कण आएगा इसमें मिलेगा और वो टूट जाएगा, उसका पाचन आगे होता रहेगा। तो इस एक महत्वपूर्ण पाचन होता है वो किसका, प्रोटीन का। देखिए इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों आकर पच जाते हैं पूरी तरह से वो भी। तो पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, छोटी आंत में। इसमें पाचन की क्रिया क्या होगी, पूर्ण होगी। और कहाँ, जेजुनम में। अवशोषण कहाँ होगा, पूरी तरह से अवशोषण वो होगा इलियम में। ठीक। और इसी में पाई जाती हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर की ग्रंथियाँ। और छोटी आंत के कितने भाग, 3, जेजुनम, इलियम और डेडुनम। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। होए होए। अब इसके बाद जो अगला है वो है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत देखते हैं। बड़ी आंत, इसको बृहद्रांत्र कहते हैं। बृहद्रांत, लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये ऐसे रहता है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं पर एक ठो ऐसे पुच्छ की तरह संरचना रहेगी, और इधर से ये इलियम रहेगा। थोड़ा सा आगे बनाते हैं। ये बड़ा सा, चलिए देखिए ये जो छोटी आंत है ये 3 भागों में, ये बड़ी आंत, इसकी लंबाई पहले देख लें। इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर, और इसकी चौड़ाई यानी कि व्यास होता है 5 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 6.7 सेंटीमीटर भी रहता है। देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल, छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, इसका कारण जान लीजिए। ये जो नाम दिया गया है वो लंबाई के आधार पर नहीं दिया गया है, नाम चौड़ाई के आधार पर दिया गया है। छोटी आंत कम चौड़ी है इसलिए उसको छोटी आंत दिया गया है नाम, बड़ी आंत ज़्यादा चौड़ी है इसलिए उसे बड़ी आंत नाम दिए हैं। ये जो बड़ी आंत है 3 भागों में बटी रहती है, सीकम, कालन और मलाशय। ठीक। और ये जो कालन है, कालन, ये 4 भागों में बटा रहता है, आरोही कालन, अनुप्रस्थ कालन, अवरोही कालन और सिग्मोइड कालन। सिग्मोइड कालन। ठीक, यही 4 भागों में ये कालन बटा रहता है। तो चलिए देखें, इलियम जहाँ से जुड़ा हुआ है इतने भाग को कहते हैं सीकम। ठीक।
अब सीकम की विशेषता जानिए। यहाँ ये पाया जा रहा है, इसको कहते हैं कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका। क्या कहेंगे? कृमि रूप परिशेषिका। पहले के जो मानव थे वो घास खाते थे, घासों में पाया जाता था सेलुलोज, तो ये सेलुलोज का पाचन करता था। अब वाले मानव घास खाते नहीं हैं, वो तो चिप्स खाएंगे, चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर ये सब खाते हैं, तो इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो ये धीरे धीरे अब अवशेषी अंग के रूप में हो गया है। यहीं कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। वो 2 तरह के जीवाणु होते हैं, एक जो मल रहता है उसका विखंडन कर देते हैं और एक सहजीवी जीवाणु होते हैं, एक विखंडनकारी जीवाणु होते हैं। इसका आगे वाला भाग यहाँ से लेकर ये जो है इसी को कहते हैं कॉलन। ये जो कॉलन है ये उल्टे यू की तरह होता है। इसका ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग है एसेंडिंग कॉलन, एसेंडिंग कॉलन, एसेंडिंग कॉलन यानी कि आरोही कॉलन। ये है ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन यानी कि अनुप्रस्थ कॉलन, और ये है अवरोही कॉलन यानी कि डिसेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन। और ये जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है इसी को कहते हैं सिग्मोइड कॉलन। और ये वाला भाग तो है रेक्टम यानी कि मलाशय, और इसको कहते हैं एनस, गुदाद्वार। ठीक, तो ये है गुदाद्वार और ये रेक्टम, मलाशय। तो देखिए यहाँ छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन हो जाएगा, तो जो भोजन नहीं पचेगा, जो अपचित भोजन रहता है वो आ जाएगा छोटी आंत में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या करेगा? ये जल का और प्लस खनिज का अवशोषण करता है, जल और खनिज का अवशोषण करने का काम करेगा। तो जल और खनिज अवशोषित करने के बाद देखिए भोजन पहले कहाँ आएगा? कॉलम में, सीकम में। सीकम के बाद वो कॉलम आरोही कॉलन, फिर अनुप्रस्थ कॉलन, फिर अवरोही कॉलन, और उसके बाद सिग्मोइड कॉलन, फिर रेक्टम, गुदा, मलाशय में वो कुछ देर तक रुका रहेगा, फिर एनस के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, अपेंडिक्स कृमि रूप परिशेष, यही थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो एक ठो रोग हो जाता है जिसको कहते हैं अपेंडिटाइटिस, तो उसी का ऑपरेशन कराते हैं। तो बड़ी आंत कितने भागों में? 3 भागों में। नाम सीकम, कॉलन, मलाशय। ठीक, बड़ी आंत का काम क्या है? जल और खनिज का अवशोषण। कॉलन कितने भागों में? 4, आरोही कॉलन, अनुप्रस्थ कॉलन, अवरोही कॉलन और सिग्मोइड कॉलन। भोजन मलाशय में कुछ देर तक रुका रहता है, फिर उसके बाद वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए जो मल होता है वो उसमें गंध आता है, तो मल में जो गंध आता है इसका कारण क्या है? इस मल में यानी कि अपचित भोजन में पाया जाता है एमीन इंडोल, एमीन इंडोल, और एमीन इंडोल के साथ साथ उसमें एक और चीज़ रहता है और उसका नाम है स्केटॉल, स्केटॉल। तो एमीन इंडोल और स्केटॉल पाए जाते हैं, इसी के कारण मल से क्या आता है? गंध। मल का जो रंग है ये पीला रहता है। मानव का मल देखें तो वो लगभग पीला रहता है, वो ज़्यादा करके पीला रहता है, गाय भैंसों में नहीं। तो इसका कारण जान लीजिए, इसमें पाया जाता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, और एक और होता है बिलीवर्डिन। इन्हीं दोनों के कारण मल का रंग कैसा होता है? पीला। यूरिन का रंग पीला हो जाता है, तो यूरिन का रंग पीला रहता है, ये यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम। ठीक,
मल का रंग पीला बिलीवर्डिन बिलीरुबिन, यूरिन का रंग पीला यूरोक्रोम। तो ये तो था पाचन तंत्र। चलिए एक बार खटाक से अब रिवाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पर चित्र बनाएंगे, आप लोग नाम बताते रहिएगा। कमरा बंद कर लीजिए, तेजी से चिल्ला चिल्ला कर पढ़िए। चलिए बताइए। मुख गुहा, फिर यहाँ से चलिए अब आप लोगों को बताना है जो जो पूछा जाएगा। इधर ये आया, इधर ऐसे उलझा फुलझा रहेगा तो थोड़ा सा ई। चलिए इसका नाम ठीक, ये ठीक, इसका, इसे, ये, इसको, ये ठीक है। देखिए अब देख लेते हैं कि प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, वसा का पाचन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। तो पाचन की क्रिया देखें, ये तो क्लियर होगा। चलिए आगे देखिए, ये मुख गुहा, ये ग्रसनी, ये ग्रास नली, अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, और ये पाया जा रहा है पित्ताशय, अग्न्याशय, अपेंडिक्स, ये रेक्टम, ये गुदाद्वार। देखिए प्रोटीन का पाचन शरीर में थोड़ी कठिनाई से होता है, यानी प्रोटीन के पाचन की क्रिया थोड़ी जटिल होती है। तो पहला देख लेते हैं प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन देखिए, अगर हम कुछ भी प्रोटीन खाते हैं तो ये जान लीजिए, दाल में, सोयाबीन में, मशरूम में, मूंगफली में, उन सब में क्या मिलता है? प्रोटीन। तो इन सबको जैसे ही प्रोटीन युक्त भोजन करते हैं तो ये जैसे ही मुख गुहा में जाएगा तो मुख गुहा में प्रोटीन का कोई पाचन नहीं होता। ये आमाशय में जाएगा तो ये टूट जाता है प्रोटियोज, प्रोटीओस और प्लस पेप्टोन में, प्रोटियोस और प्लस पेप्टोन्स में। और ये तोड़ने का काम कौन करता है? पेप्सिन और रेनिन। तो पेप्सिन और रेनिन HCl की उपस्थिति में इसको तोड़ देंगे और ये क्रिया होगी कहाँ? आमाशय में। अब ये तो पहला चरण था। दूसरे चरण में देखें तो इसका दूसरा चरण, ये जो प्रोटियोस और पेप्टोन है ये टूट जाता है पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड में। और किसकी उपस्थिति के कारण? ट्रिप्सिन की उपस्थिति के कारण। कहाँ? छोटी आंत में। तो देखिए पहले चरण में लिखेंगे क्या? प्रोटीन का पाचन निम्न 3 चरणों में होता है। पहला लिखेंगे कि प्रोटीन पेप्सिन तथा रेनिन की उपस्थिति में प्रोटियोस और पेप्टोन में टूट जाता है, यह क्रिया आमाशय में होती है। दूसरे चरण में प्रोटियोस, पेप्टोन, ट्रिप्सिन की उपस्थिति में छोटी आंत में पॉलीपेप्टाइड में टूट जाते हैं। ये तो दूसरा हो गया। तीसरा, ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये इरेप्सिन की उपस्थिति में, और ये भी कहाँ होता है? छोटी आंत में। ये टूट जाएंगे अमीनो अम्ल, यानी हो गया प्रोटीन का पाचन। ठीक, तो प्रोटीन का पाचन किसके रूप में होगा? अमीनो अम्ल के रूप में। ये तो प्रोटीन का पाचन हो गया। अब देख लें कार्बोहाइड्रेट का पाचन। तो यहाँ प्रोटीन की जगह अब क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट।
कुछ भी मीठा, कुछ भी खाएं जो स्वाद में मीठा रहे उसी को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो ये जब खाते हैं तो वो रहता है पॉलीसैकेराइड के रूप में, पॉलीसैकेराइड। तो जैसे ही मुख गुहा में जाता है तो वहाँ एक एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, इसको लारी एमाइलेज भी कहते हैं, और डायस्टेज, ये इसको तोड़ देते हैं डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड। ये पहला चरण था। दूसरा चरण, और ये कहाँ हो रहा है, मुख गुहा में। तो क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्न चरणों में होता है। जब इसे हम ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में टाइलिन की उपस्थिति में पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में टूट जाता है। जैसे मान लो हम स्टार्च खाएं तो ये स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, ये किस में टूट जाएगा, माल्टोस में। ठीक। अब दूसरा, ये जो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, इसमें जैसे ही एमाइलेज मिलता है, एमाइलेज, ये अग्न्याशयी एमाइलेज है, तो श्रावण कौन श्रावित करेगा, अग्न्याशय, और ये कहाँ गया होगी क्रिया, छोटी आंत में। तो ये टूट जाता है मोनोसैकेराइड में, मोनोसैकेराइड। ठीक। तो डाइसैकेराइड में क्या लिए थे, माल्टोस, तो ये किस में टूट जाएगा, मोनोसैकेराइड, यानी कि ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। अब तीसरा वसा का पाचन देख लें कैसे होता है। वसा का पाचन, तो देखिए वसा की जो बड़ी गोली है, बड़ी गोलिका, इसमें जैसे ही पित्त रस मिलता है तो ये वसा में ही टूटती हैं, और ये बड़ी गोली से छोटी गोलिका में टूट जाती हैं, बड़ी गोलिका से छोटी गोलिका में। तो जैसे ये बड़ी गोलिका हो गई तो ये टूट जाएगी ऐसे छोटी गोलिका में। तो जो पित्त रस है ये तो किसी का पाचन नहीं करता क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये पाचन में सहायक होता है। और किसके पाचन में, वसा के पाचन में। अब ये जैसे ही जाता है छोटी आंत में तो ये जो वसा है ये लाइपेज की उपस्थिति में, और ये कौन सा लाइपेज है, देखिए आमाशय द्वारा भी लाइपेज स्रावित होता है, उसको कहते हैं आमाशयी लाइपेज, और लार अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है उसको कहते हैं अग्न्याशयी लाइपेज। ये तोड़ देता है इसको वसीय अम्ल प्लस ग्लिसराल में, ग्लिसराल। ठीक। तो वसा का पाचन ये होगा कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत में लगभग हर एक प्रकार के भोजन का पाचन होता है, इसलिए कहते हैं पूर्ण पाचक स्थल कौन है, छोटी आंत। अवशोषण कहाँ होता है पूरी तरह से, छोटी आंत। वसा, तो ये वसा किस में टूट गया, वसीय अम्ल और ग्लिसराल, ये कहाँ हुआ, छोटी आंत। किसकी उपस्थिति में, लाइपेज की उपस्थिति में। देखिए ये तो था कि भोजन, कौन सा भोजन किस रूप में कहाँ कैसे पचता है। चलिए बताइए, अगर प्रोटीन खा रहे हैं तो ये किसके रूप में टूटेगा, किसके रूप में पचेगा, अमीनो अम्ल। ठीक। और अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तब कार्बोहाइड्रेट, तो ये किसके रूप में टूटेगा, ग्लूकोज। अगर वसा खा रहे हैं तो ये वसी अम्ल के रूप में, वसी अम्ल और प्लस ग्लिसरॉल। ठीक। ये जल्दी पचता नहीं वसा, ये इसी के रूप में रहता है। तो ये हो गए तीनों। अगर हम माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज का पाचन छोटी आंत में एक तो एंजाइम लिखवाए हैं लैक्टेज, लैक्टेज, ये इसको ग्लूकोज में और प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ देता है। अगर सुक्रोज देखें तो ये सुक्रेज जो एंजाइम है छोटी आंत का, ये इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देगा। अब 1 मिनट ज़रा रुके रहिए। तो
चलिए देखिए, सुक्रोज का पाचन किसके रूप में होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक, तो वो जो छोटी आंत है ये पूरी तरह से हर प्रकार के भोजन का पाचन कर देता है। बड़ी आंत क्या करेगा? अपचित भोजन में जो पानी रहेगा, खनिज रहेगा, उसको कहेंगे इधर अवशोषित कर लो, बाकी जो बचा उसको मलाशय में भेज देगा, फिर वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब कुछ रोग देख लेते हैं, पाचन से संबंधित कुछ रोग। पाचन से संबंधित कुछ रोग में पहला है गलसुआ, इसको मम्स या मम्स कहते हैं। देखिए, जो लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि, यही किसी कारण फूल जाए तो जब ऐसे फूल जाएगी तो लिट्टी की तरह संरचना बन जाती है, ऐसा लगता है जैसे लिट्टी भरे मुँह में, तो वही क्या कहलाता है? गलसुआ, उसको मम्स कहते हैं। दूसरा उल्टी, वॉमिटिंग। देखो ये होता कैसे है, जो ग्रहणी है, ग्रहणी यानी कि पक्वाशय, डेडुनम, तो ये जो है इसमें ये बहुत उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर तुरंत सिग्नल भेज देगा मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क के किसके पास? मेडुला के पास सिग्नल भेजेगा, कहेगा हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, देखिए पता करिए क्या क्या खाया है कौन कौन। तो ये जो मेडुला है ये तुरंत सिग्नल भेजेगा अपने 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं क्रैनियल नर्व की सहायता से सिग्नल भेजेगा किसको? उदर गुहा को और प्लस डायाफ्राम को, और इसमें मेरुरज्जु भी रहता है, मेरुरज्जु तंत्रिका भी रहती है। ये इन सबको सिग्नल भेजेंगे, कहेंगे क्या हो रहा है जी, देखो जरा क्या हो रहा है, तो ये इन लोगों में होगा संकुचन। ये जब ये उत्तेजित होंगी, अच्छा जब ये उत्तेजित होंगी तो आमाशय की जो पेशी है, आमाशय की पेशियाँ, इनमें होगा संकुचन, तो जो भी खाना वहाँ रहेगा वो आ जाएगा बाहर, और वो कैसे आएगा? क्रमाकुंचन गति उल्टी हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इसी स्थिति को कहेंगे उल्टी, वॉमिटिंग। ठीक, अगर मार्फिन का सेवन कर रहे हैं तब भी उल्टी होती है। तो मान लो देखिए, ये HCl भोजन को अम्लीय बना देगा। अब ये है आमाशय, इधर ये आमाशय, यहाँ ऐसे रूजी रहता है, ये भोजन को 3 से 4 घंटे तक रोकने का काम करता है। अब मान लो कोई जहर खा लिया, तो जब जहर खा लेते हैं तो उसका इलाज कैसे होता है वो देखिए। जहर के अणु जाएंगे और यहीं ऐसे 2-3 घंटे तक, 2-3 घंटे नहीं, वो लगभग 1 घंटे आधे घंटे तक ऐसे रुके रहेंगे। अब जब डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर करेगा क्या? एक ठो पाइप लेगा पतली सी, ऐसे मुंह में पाइप को ऐसे अंदर प्रवेश करा देगा और मुंह में पानी लेगा, इसी पाइप में ऐसे भरेगा। अब जब पानी एक बैग यहाँ जाएगा तो वहाँ से फिर पाइप तुरंत निकाल लेगा और आप उल्टी करेंगे, उल्टी करेंगे तो जो जहर के अणु हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक, मान लीजिए कोई लड़की है, किसी लड़के के लिए जहर खा ली, नहीं 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 हमको वो चाहिए, खिलौना थोड़ी है चाहिए, उसके लिए जहर खा ली, तो जहर के अणु जाएंगे, रूजी कुछ देर तक रोका रहेगा, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, फिर वो कभी जहर नहीं खाएगा। एक बार जो जहर खा लिया फिर कभी जहर नहीं खाएगा, अगर उसका इलाज हुआ और वो बच गया। ठीक, इतनी लंबी सी पाइप उसको प्रवेश कराएंगे और सुन को सुई नहीं लगाएंगे, कुछ बोलोगे पीटेंगे भी। ठीक, देखिए कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करे तो उसके लिए कुछ कर जाएगी कि नहीं हमको वही चाहिए, उसके लिए नहरा में कूद जाएगी, छत पर से कूद जाएगी। कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करेगा तो उसकी हर बात मानेगा, जो वो कहेगी हाँ हाँ,
अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो उसके नाक की नकटी भी उसको नथुनी लगती है। जैसे नकुरी चुएगी तो कहेगा अरे हीरा है क्या जी, बड़ा चमक रहा है। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ से बाहर, और यही क्रिया क्या कहलाएगी? उल्टी। अगला रोग देखते हैं। चलिए अच्छा मिटा दिए। अगला है कब्ज। ठीक, कब्ज में देखिए होगा क्या, जो अपचित भोजन है, अपचित भोज्य पदार्थ, ये अधिक समय तक रुक जाएं, अधिक समय तक बड़ी आंत में रुक जाएं, तो इनसे अधिकांश जल का हो जाएगा अवशोषण। अधिकांश जल का क्या हो जाएगा? अवशोषण। अब इससे जो मल है ये हो जाएगा शुष्क और प्लस कड़ा, तो इससे मल त्यागने में आएगी समस्या, और यही स्थिति क्या कहलाती है? कब्ज। ठीक, मल त्यागने में हो जाएगी समस्या, यही स्थिति क्या कहलाएगी? कब्ज। छापते रहिए, जो यहाँ बता रहे हैं पेन ऑन लेकर नोट करते रहिए। अगला रोग है पीलिया। देखिए, अगर शरीर में पित्त रस बढ़ जाए तो ये समानुपात इसी में पाया जाता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन, तो जैसे ही पित्त रस की मात्रा बढ़ेगी तो बिलीरुबिन की भी मात्रा बढ़ जाएगी, और ये इसका रंग जो होता है वो होता है पीला, तो इससे शरीर हो जाएगा पीला। इसी स्थिति को कहते हैं पीलिया, जॉन्डिस। ठीक है, तो इतना छापते रहिए, छापते रहिए ये सब रोग। और कोई रोग बचा हुआ है? अच्छा, एक और रोग है दस्त। इसको डायरिया कहते हैं ना, डायरिया। देखिए, जब मल तेजी से निकलने लगे, वही मल त्यागने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए, तो वही क्या कहलाता है? दस्त। मल त्यागने की क्रिया बार बार हो, क्रिया बार बार हो, तो वही क्या कहलाएगा? दस्त। ठीक, बड़ी आंत में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वो अपचित भोज्य पदार्थों का विघटन करते हैं। उन्हीं के कारण कभी कभी बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, तो जो जल को अवशोषण करने की क्रिया है वो नहीं होती है, तो उसी के कारण ये जो दस्त है तेज़ी से होने लगता है। ये हो गया, और कुछ बाकी तो नहीं रहा है, देख लेते हैं अगला। संतुलित आहार बता दें कि रहने दें? चलिए बता देते हैं। संतुलित भोजन या संतुलित भोज्य पदार्थ या संतुलित आहार, संतुलित भोजन या संतुलित आहार। देखिए, हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करें उसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त हो, तो भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व रहें, और सभी पोषक तत्व रहें जो पोषक तत्व आवश्यक हों, तो वही भोजन क्या कहलाता है?
संतुलित भोजन या संतुलित आहार। अब इसमें देखिए, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गए और जल और लवण। इन सब की मात्रा अगर पर्याप्त है तो वही क्या कहलाएगा? संतुलित भोज्य पदार्थ। एक सामान्य मनुष्य को दिन भर में 2100 से 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए होती है। किसको? सामान्य मनुष्य को, जो कोई काम नहीं करता, बस खा के पड़वा की तरह घर पर पड़ा रहता है, उसको कितना चाहिए? 2100 किलो कैलोरी से 2400। अब कोई अगर 8 घंटे काम करे, 8 घंटे वर्क करे, तो उसको चाहिए 2500 से 3000 किलो कैलोरी। कोई 8 घंटे से ज़्यादा हार्ड वर्क ढेर अधिक कर दे रहा है तो उसको 3000 से 3600 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम 1 ग्राम कोई कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो ये हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं तो ये हमको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अगर हम 1 ग्राम वसा खा लें तो ये हमको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठा हो, अगर वो 1 ग्राम खा रहे हैं तो कितना मिलेगा ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे 4.1 किलो कैलोरी। वसा सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में हमको ऊर्जा देता है। ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वो परत के रूप में जमने लगता है, ग्लाइकोजन, ठीक। और धीरे 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 वही क्या बन जाता है? वसा। वसा को बार बार वसी लिख दे रहे हैं, तो वो किस में बदल जाता है? वसा में, ठीक। तो अगर हम खाना ना खाएं तो ग्लाइकोजन, 1 दिन तक शरीर को भोजन ग्लाइकोजन दे देता है। उसके बाद भी ना खाएं तो शरीर में जो भी प्रोटीन रहते हैं वो शरीर को ऊर्जा देने लगते हैं। प्रोटीन और वसा टूट टूट कर तब वो ऊर्जा देने लगते हैं शरीर को। बाप रे। तो चलिए, इस वीडियो में तो इतना बहुत है। कुछ पूछ लें? हाँ, पूछेंगे। चलिए बताइए, प्रोटीन का पाचन पूरी तरह से कहाँ? वसा का पाचन पूरी तरह से कहाँ? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ? ठीक, प्रोटीन पचेगा तो किसके रूप में? वसा का पाचन किसके रूप में होगा? बताइए, सिक्रेटिन का क्या काम है? एंटीरोकाइनेज का क्या काम है? ठीक, रेनिन का क्या काम है? HCl की पाचन में क्या भूमिका है? क्या होगा अगर मुख में लार ही ना बने? तो लार का कार्य क्या है? पित्तरस किसी का पाचन तो नहीं करता, तो उस पाचन में वो सहायक कैसे रहता है वो बताइए। पित्तरस का कार्य। अगर मान लीजिए सवाल आ गया या फिर बोर्ड में पूछ दिया कि पाचन तंत्र में या फिर आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया लिखिए, तो देखिए आपको करना क्या है। आहार नाल में होने वाली पाचन क्रिया अगर कह दिया जाए लिखने के लिए, पाचन क्रिया, तो पहले तो मुख गुहा में होता है, तो मुख गुहा में जिसका जिसका पाचन होगा वो लिख देंगे खड़ाखड़। फिर दूसरा, आमाशय में जो जो पाचन होगा वो लिख दीजिएगा। और तीसरा, छोटी आंत में, तो छोटी आंत में जो जो पाचन की क्रिया होगी बस यही लिखना रहेगा। अगर पाचन की क्रिया विधि देखें, क्या देखें? पाचन की क्रिया विधि, पाचन की क्रिया विधि, तो ये अंतर
ग्रहण। तो पाचन की जो पहली क्रिया है वो है अंतर्ग्रहण। कैसा भी भोजन रहेगा उसको मुख में लें, यही क्रिया क्या कहलाएगी? अंतर्ग्रहण। तो भोज्य पदार्थों को मुख में लेना ही क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। अब भोजन को मुख में ले ली, मान लीजिए कोई रसगुल्ला है, रसगुल्ले को मुंह में ले लिए तो अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा उसका होगा पाचन। ठीक, अब चाहे जो खाएं वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो भी खाए रहेंगे उसका होगा पाचन। और पाचन की क्रिया कैसे कैसे होगी पीछे बता दिया गया है। तीसरा उसका होगा अवशोषण। चलिए बताइए, पाचन की क्रिया पूरी तरह से कहाँ संपन्न होगी? अवशोषण कहाँ होगा? अवशोषण में देखिए, जो ये बिलाई निकली रहती है, ये बिलाई अवशोषित कर लेगी और इसी में ऐसे रक्त की वाहिनियाँ रहती हैं। इन रक्त वाहिनियों में वो पदार्थ मिलेगा और उसकी सहायता से सभी कोशिकाओं में भेज देगा। कोशिकाओं में उसका होगा उपयोग और इस क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण। तो पचे हुए भोज्य पदार्थों का कोशिकाओं द्वारा उपयोग करके ऊर्जा बनाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। ठीक, अब कुछ और रहेगा जो नहीं पचेगा, उसको निकाल देंगे बाहर और इसको कहते हैं बहिक्षेपण। ठीक, तो अंतर्ग्रहण भोजन को मुख में लेना, पाचन उसका तोड़ताड़ करना, कूच काच करना, भौतिक रासायनिक सब तोड़ना, दांतों से पहले उसको तोड़ना या सील से तोड़ना, एंजाइम मिलाना, पचा देना, क्या हो गया? पाचन। अवशोषण सोख लेना, अवशोषित कर लेना बिलाई द्वारा। स्वांगीकरण उस सोखे हुए, अवशोषित हुए, पचे हुए भोज्य पदार्थों का उपयोग कर लेना कोशिकाओं में। बहिक्षेपण जो नहीं पचा बाहर निकाल दो। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक, ये हो गया पाचन की क्रियाविधि। और कुछ तो नहीं बच रहा है। चलिए, कुछ और बचा रहेगा तो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए